आप सभी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्था के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग प्रशिक्षक, अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है, डॉक्टर अश्विनी नीलेश इंगड़े, सी इज एमडी किया उन्होंने, आयुर्वेद में पीएचडी स्कॉलर है और बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पीछे। इसके साथ में अलग अलग जगह उनका लेक्चर भी, गेस्ट लेक्चर भी होता है। पंचकर्मा में भी तज्ञ है, बहुत सारे अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व, हमारे उनके रिसर्च पेपर भी बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। तो डॉक्टर अश्विनी इंगड़े का मैं, जो अमरावती महाराष्ट्र से, उनका तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली बार जिन्होंने, अंजलि ने बहुत अच्छा वर्क लिया था, उनकी वो सहेली है। तो डॉक्टर अश्विनी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के हम अश्विनी का हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी थैंक यू संगम, सो मच सर। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योगा सूरत, इस त्रिवेणी संगम में आपका पुनः स्वागत। हमारे एमपी के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर ज्वाइन है। सर बंगलोर में व्यस्त है, फिर भी अपने साथ में आज ज्वाइन हो गए, क्योंकि उनका पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पण हमारे त्रिवेणी संगम के लिए रहता है। तो आज व्यस्त होने के बावजूद भी मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ अपने शब्द रखे और उसके बाद में सर उनकी लेफ्ट हो सकते हैं। सर आप कुछ बात रखिए, सेठिया सर। ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ओम डॉक्टर अरहम। सर। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से अश्विनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि डांगेश्वर ने बताया, अश्विनी जी एक आयुर्वेदिक पद्धति से जुड़ी हुई है और पंचकर्मा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत बार पंचकर्म के ऊपर सेशन लिए। आजकल जो इंग्लिश दवाइयां हम लेते हैं, हम जानते हैं उसकी कितनी साइड इफेक्ट्स होती है। एक बीमारी ठीक करती है तो दूसरी बीमारी हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो हमारी प्राचीन पद्धति है, बहुत ही प्राचीन पद्धति, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रयोग जो लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज अंग्रेजी दवाइयों से परेशान होने के बाद लोग वापस आयुर्वेद की तरफ मुड़ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे साथ अश्विनी जैसी एक जानी मानी हस्ती हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं ओम आनंद के साथ आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए। यस यस। ओम अरहम के साथ अश्विनी जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओवर टू यू डॉक्टर अश्विनी। सबको तो शुभ प्रभात। हिंदी में बात करनी है, आई विल ट्राई। हिंदी में अच्छे से सबको समझे। थोड़ा हिंदी मेरा प्लस माइनस हो जाता है बहुत बार, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक। तो सर एक्चुअली ऐसा है ना कि हमने आज का टॉपिक लिया है रोल ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्म इन हेल्दी लिविंग। तो सबसे पहले तो हमें हेल्थ क्या है उस पर चर्चा करने की बहुत जरूरत है, एक बेसिक। तो हेल्थ अगर हम देखते हैं तो हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल पैरामीटर, है ना। मतलब सिर्फ हम शरीर हमारा स्वस्थ है मतलब हम हेल्दी है। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, ये क्लियर। ओके ओके। तो सिर्फ हमारा शरीर ठीक है, हम हेल्दी है, ये तो आज डेफिनेशन बिल्कुल हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर एक दिन के बाद हमें ऐसे कुछ पता चलती है, ऐसे न्यूज पता चलती है कि जो लोग समाज के लिए काम कर रहे वही लोग सुसाइड करके खुद का जीवन खत्म कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये जो एमपी के क्लब की तरफ से योगा प्राणायाम मेडिटेशन, ये जो त्रिवेणी संगम की तरफ से आप लोगों ने मीन्स सब फेमस पर्सनालिटी है यहाँ पे, आई नो इट दे आर, वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि योगा मेडिटेशन प्राणायाम
इन सब का कॉम्बिनेशन करके ही हमें हेल्थ आगे लेके जाना है। क्योंकि हेल्थ में सिर्फ फिजिकल नहीं, मतलब सिर्फ हमारी शारीरिक नहीं, लेकिन शारीरिक के साथ साथ हमारी मेंटल मतलब मानसिक स्थिति, हमारी सोशल मतलब हमारी सामाजिक स्थिति, हम लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जिसे हम अध्यात्म बोलते हैं, ये सब को मिला के अगर हम देखते हैं तो ये सब जब बैलेंस्ड स्थिति में होता है तो ही हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो स्वस्थ है ना। तो इसमें जैसे मैं तो कुछ मैं खुद भी जब पेशेंट को ट्रीट करती हूँ या फिर पेशेंट मेरे पास जब आता है, तो मेडिसिन और पंचकर्म के अलावा मेरे प्रिस्क्रिप्शन में हर टाइम योग निद्रा, मेडिटेशन, प्राणायाम, आसना एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको खान पान में क्या परहेज रखना है, कैसे सब बातों का पथ्य फॉलो करना है, वो खुद होता है। क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि सिर्फ मेडिसिन, सिर्फ पंचकर्म या से हेल्थ आपको नहीं मिलने वाली है। बिकॉज वी आर वर्किंग, हम जो काम कर रहे हैं वो काम हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और अध्यात्म, ये तीनों मिलके जो एक यूनियन बैलेंस्ड होने वाला है, ये बैलेंस बनने वाला है, उसको हम हेल्थ कहते हैं। तो अभी होता कैसे कि अब आज जो हम सेशन ले रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग जो है, मुझे जो पता है कि 40+ एज के यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, और मैं खुद भी 40+ से हूँ तो जो है, तो हमें पता है कि 40 के बाद हमारा एज तो एडवांस होने लगता है, मतलब एज हमारा आगे आगे जा रहा है। हम बच्चे से जो है हमारा जो प्रौढ़ की तरफ, और हमारा जो एजिंग हो रहा है, उस वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी बढ़ जाती है। पहले हम कोई लड़का है, लड़की है, उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, फिर मम्मी पापा हो जाते हैं, फिर सास ससुर हो जाते हैं। सब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एज के साथ हमारी बढ़ती रहती है। लेकिन क्या हम इस एज के साथ हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस, हमारे फिजिकल चेंजेस जो है, उसको हम अटेंड करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है हमारे पास टू व्हीलर है, हमारे पास फोर व्हीलर है, हम उसका अलार्म लगा के रखते हैं कि हाँ, ये 6 महीने होने के बाद इतने थाउजेंड्स किलोमीटर हो गए कि इसकी सर्विसिंग करने हैं। मतलब हम इतना बहुत अवेयर है कि हम चीजों का मतलब जो मटेरियलिस्टिक बातें हैं, हम उसका काफी हद तक ध्यान रखते हैं। हमें पता है कि घर में अगर किचन में आपकी चिमनी होगी, किचन में आपके प्यूरिफायर होगा, आपके घर में जो कुछ भी मशीनरीज है, आपको ये पता है कि उसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है, और आप वो करते भी हो। क्यों? क्योंकि वो चीज खराब ना हो। लेकिन जब आप जीरो एज, मतलब आप अपने बर्थ से लेके 60, 65, 70 तक आप इस बॉडी से इतना काम करवाते हो, तो क्या आप इसकी सर्विसिंग करवाते हो? प्राणायाम, मेडिटेशन, इससे आपको पता है कि नाड़ी शोधन किया जाता है ना, या फिर आपका माइंड जो मन शुद्धि की जाती है। तो वैसे ही आयुर्वेदा में एक पंचकर्म, जिसको हम शरीर शुद्धि की थेरेपीज बोलते हैं, पंचकर्म पे हम आगे बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद ये सबसे ओल्डेस्ट शास्त्र है, जो कि हमें ब्रह्मा जी की तरफ से मिला हुआ है। और उसका सबसे पहली बात मतलब प्रयोजन, वो किस लिए हमारे पास आया है, मतलब उसका एक्चुअल मोटो क्या है, आयुर्वेद का मोटो क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, तो वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य हमें मेंटेन रखना है। और अगर हमारे पास रोगी आता है, आतुर व्यक्ति मतलब रोगी जब आता है, तो उसको उस विकार से प्रशमन करना है, मतलब उस विकार से उसको मुक्त करना है। ये एक्चुअल आयुर्वेद का प्रयोजन है। मैं किसी पैथी को ये नहीं बोलूंगी कि इसमें वो नहीं है, वो नहीं, लेकिन व्हाट हमारे पैथी में क्या है, आयुर्वेद में क्या है, तो वो मैं फोकस करना चाहूंगी। कि आयुर्वेद का फर्स्ट एम्फेसिस जो होता है मतलब आयुर्वेद का जो फोकस है, वो पहले तो है कि हमें स्वस्थ व्यक्ति का रक्षण करना है। और वही है जो हमें एक मोटो देता है कि हमें हमारा स्वस्थ हमें हमारी हेल्थ मेंटेन रखनी है। क्योंकि एजिंग होने वाली है, उसको तो हम रोक नहीं सकते। अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, वो तो स्वाभाविक है ना। बट अगर ये चीजें स्वाभाविक है, इसके साथ ये तो स्वाभाविक नहीं है कि आप व्याधियों से जड़े हुए आगे चले। नहीं, इसमें आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, एक जिम्मेदारी लेके खुद को तनाव मुक्त, रोग मुक्त रख के आगे
एंजॉय कर सकते हो लाइफ, जिसको हम हेल्दी एजिंग के तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करना ऐसे बोल सकते हैं, जिसके लिए आयुर्वेद आपको काफी हद तक हेल्प करता है, अब गाइड करता है। तो ये कैसे गाइड करता है, तो स्पेशली आयुर्वेद में जो बताई गई ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, जैसे दिनचर्या में उन्होंने सुबह उठने से लेके, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठने से लेके, अब आज सब लोग इतने जल्दी जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इट मींस दे आर फॉलोइंग, इसका ऐसा मतलब हम जरूर निकाल सकते हैं कि ये सब लोग सुबह जल्दी जल्दी उठ लेते हैं, उसके बाद प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं, जो कि हम खुद देख रहे हैं, बराबर है। तो नेचुरली आप खुद भी महसूस कर सकते हो कि जो पीपल सुबह सूर्योदय के बाद उठते हैं और जो सूर्योदय के वक्त तक उठते हैं, उनमें जो आने वाली एनर्जी लेवल है, उनमें आने वाली जो इम्यूनिटी है, उनकी जो हेल्थ है, इसमें क्या डिफरेंस है वो आप खुद असेस कर सकते हो। यहाँ पे जितने मेंबर आज ज्वाइन है, करीब करीब 25 पीपल यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है। अभी 25 पीपल खुद इस वो बात का असेसमेंट कर सकते हैं कि उनके घर में एक आध मेंबर तो जरूर होगा जो कि आजकल की यंगस्टर है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सो के उठती है। तो उनमें आने वाली जो बातें हैं, मतलब जब मैं क्लिनिक में बैठ के जब अभी हिस्ट्री ले रही हूँ ना, तो मैक्सिमम चीजें, मतलब पेशेंट जब सिम्टम्स लेके आता है, तो उसमें जब हिस्ट्री पेशेंट के लेते हैं, तो सबसे ज्यादा पेशेंट मुझे जो मिल रहे हैं वो लेट अवेकनिंग, मतलब सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे उनका दिन खुलता है, ठीक है। तो उससे लेके इतने सारे प्रॉब्लम्स उनको आ रहे हैं, और जब मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ बस आप ये जो लाइफस्टाइल है इसमें रात को 10 बजे से लेके आप सो जाओ, सुबह मिनिमम 6 बजे उठ जाओ, सुबह उठने के बाद दिन भर आपकी एक्टिविटी जो है उसमें आपको दोपहर को नहीं सोना है, बस इतना भी अगर मैं गाइड कर दूं, तो पेशेंट की जो बीमारी है वो 50% उसमें इम्प्रूवमेंट उसी से मिल जाता है, जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। ये तो खैर बात होगी सिर्फ सुबह उठने वाली। उसके बाद आयुर्वेदा में जो बताया गया है, तो हाँ एग्जैक्टली सर, सुबह लेट उठने से एनर्जी लेवल काफी कम होती है, एनर्जी लेवल कम होती है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाता है। इट मीन्स क्योंकि सूर्य जो है वो उगता हुआ सूरज जो है हमें एनर्जी देता है, वो सारे सृष्टि को एनर्जी देने वाला होता है। तो नेचुरली जिस वक्त वो एनर्जी दे रहा है उस वक्त तो हम सो के हैं, हमारे बॉडी में उस वक्त साम बन रहा है, आम बोलते हैं उसको आयुर्वेद में, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये बिल्कुल मतलब सुबह उठने से लेके उठने के बाद आपको अभ्यंग, अभ्यंग मतलब तेल की मालिश जो होती है ना, वो भी आयुर्वेद में एक पार्ट ऑफ आपके दिनचर्या का एक पार्ट बताया गया है। मतलब सुबह उठने के बाद आपको, जैसे आपका दंत धावन मतलब आपका ब्रश हो गया, आपका जो डेली रूटीन है वो हो गया, उसके बाद उसमें अभ्यंग करना इट इज अ पार्ट ऑफ आपके जीवन शैली का, आपकी दिनचर्या का एक पार्ट बताया गया है। मतलब अभ्यंग मतलब है ऑयल की मसाज, सिंपल घर में जो तिल तेल है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, जैसे हम अभी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तिल तेल इजीली अवेलेबल है, और तिल तेल यहाँ के देश देश में जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है उस हिसाब से बेटर है। अगर वही बात हम नॉर्थ के तरफ करते हैं, राजस्थान जयपुर के तरफ करते हैं, तो उस तरफ हम घी भी यूज कर सकते हैं नेचुरली, वहां पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है और घी वहां पे काफी है, लोग काफी घी वहां पे खाते हैं। ड्राइनेस ज्यादा है तो हमें वहां पे स्निग्धता ज्यादा चाहिए, इसलिए वहां पे लोग घी यूज कर सकते, तो घी भी आप यूज कर सकते हो अभ्यंग के लिए। अगर वो नहीं करना है तो आप साउथ के तरफ चले जाओ, आपको कोकोनट ऑयल का यूज मिल जाएगा, है ना। आप पंजाब के तरफ चले जाओ, आपको सरसों के ऑयल का यूज मिल जाएगा। तो ये सब रीजन के हिसाब से, आपके देश के हिसाब से जो जो वहां पे अवेलेबल है, वही आपके लिए अच्छे से साथ में होता है। साथ में मतलब वो आपके बॉडी को सूट होने वाली चीज होती है, क्योंकि आप अपने बर्थ से लेके वहां पे एडप्ट होने लगते हो। तो जो अवेलेबल है उसी में, मतलब जैसे अभी बोल दिया मैंने कि ब्राह्मण मुहूर्त पे उठना है, उसके बाद अगर वो भी पॉसिबल ना हो, ब्राह्मण मुहूर्त मतलब बहुत अर्ली हो जाते हैं अगर यंगस्टर की बात करें, तो वो भी पॉसिबल ना हो तो कम से कम सूर्योदय के वक्त सो के उठ जाओ। उसके बाद हमें अभ्यंग करने के लिए बोला है, हमें व्यायाम करने के लिए बोला है, स्नान करने के लिए बोला है। बहुत बारीक बारीक चीजें शास्त्र में बताई गई है कि स्नान के पहले भोजन ना करें, स्नानोत्तर ही भोजन करना है। क्यों? क्योंकि स्नान से अग्नि का दीपन होता है, अग्नि दीपन होना मतलब जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो भूख है जो वो बढ़ती है। और आप लोगों को इसका अंदाजा भी होगा, जो जल्दी उठ जाते हैं उनको ब्रेकफास्ट का टाइमिंग बराबर 8:30 तक भूख लग जाती है। अभी यहाँ पे जितने भी अवेलेबल पार्टिसिपेंट्स है उनको ये अनुभव जरूर होगा कि हाँ, उनका ब्रेकफास्ट अगर उनको सच में नॉर्मल अग्नि उनका अगर है,
अग्नि मतलब जो आपका डाइजेस्टिव फायर है वो अगर अगर आपका नॉर्मल है, तो आपको ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का पहला पहला जो हम नाश्ता बोलते हैं, उसका टाइमिंग 8:30 to 9 AM तक उनका हो जाता होगा। और वही आइडियल टाइम है नाश्ते के लिए। लोगों का अगर हम खाना पूछते हैं तो उनका लंच का टाइमिंग हो जाता है 2-3 बजे तक। अरे तब तो 10 से 2 का पित्त का जो टाइमिंग है वो भी निकल जाता है। अगर पित्त का टाइमिंग निकल जाए तो आपने जो खाना दिया है वो डाइजेस्ट कैसे होगा, है ना। तो ये सब बातें आपको आयुर्वेद में दिनचर्या के हिसाब से मिल जाती है। दूसरा एक है कि जो हम बात करने वाले थे पंचकर्म। तो जो एक्चुअल सीजन होते हैं हमारे, तो सीजन में हम देखते हैं वर्षा ऋतु आता है, शरद ऋतु आता है, वसंत आता है, ग्रीष्म आता है, शिशिर, हेमंत। ये सीजन के हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते लगते हैं। जो जो चेंजेस है, जैसे अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु होने की वजह से हम देखते हैं एक्चुअली ना चार्ट में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जैसे लास्ट में मतलब मेरा जो टॉक है वो 7 AM तक कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद हम मोस्टली क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आपके ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। और हर एक पर्सन को अलग क्वेश्चन होता है, तो वो हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में लेंगे, उसमें मैं आंसर दे दूंगी। ओके। तो अम, जो होता है आयुर्वेद का, हमने थेरी और आपने पढ़ा होगा, त्रिदोष करके होता है, वात पित्त कफ। तो ये जो वात पित्त कफ जो होते हैं वो नेचुरली ऋतु के अकॉर्डिंग, ऋतु मतलब जैसे मैंने अभी बता दिया, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म है, शरद है। अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु से हम वर्षा में एंटर कर रहे हैं। ओके। वर्षा स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जैसे वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये सब ऋतु आपने सुने होंगे। तो हर एक ऋतु में वात पित्त दो कफ की जो अवस्था होती है वो नेचुरली मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू मतलब सीजन के हिसाब से, दिन के हिसाब से उसका बढ़ना, उसका एक्यूमुलेट होना, मतलब वो अगर आयुर्वेद के टर्म्स में देखा जाए तो उसको बोलते हैं क्षय, प्रकोप और प्रशम। क्षय मतलब क्या है, जैसे आपने एक आधी बर्तन में जो अपनी क्रीम होती है ना, मिल्क की क्रीम, मतलब दूध के ऊपर की साय जो होती है, वो डालना चालू किया। ओके, मतलब आप उसमें जमा कर रहे हैं। ओके, और जमा होने के बाद जब वो फुल भर जाएगा उसको बोलते हैं प्रकोप। जब वो बाहर निकलने लगेगा उसको बोलते हैं प्रसर। ये आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि मुझे आगे पंचकर्म की बात करनी है। तो जब ये दोष एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब वो जमा होने लगता है, जैसे अभी सपोज वर्षा ऋतु में, अभी वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होने लगता है। ये जो वात होता है वो ग्रीष्म मतलब जो गया हुआ ऋतु है उसमें वो ऑलरेडी जमा होने लगा था। ठीक है। अब ये यहाँ पे वर्षा में उसका प्रकोप होता है, क्योंकि वहां पे जमा हुआ जो वात है वो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, मतलब वो बर्तन से बाहर निकल रहा है। ठीक है। वही अभी पित्त वर्षा ऋतु में जमा होने लगता है और वो आगे शरद ऋतु में बाहर आने लगता है। तो होता क्या है ये दोषों से, ये दोष जब बैलेंस्ड स्थिति में रह जाए, अगर ये बैलेंस्ड में रहते हैं तो बॉडी में हेल्दी स्टेट रहती है। तो हमें ऋतुचर्या कैसे हेल्प करती है, जैसे हमें ये पता है कि अभी वर्षा ऋतु है, इसमें वात का जो है हो रहा है, मतलब पित्त इस ऋतु में बढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है। तो हमें इस ऋतु में क्या करना है, जो पित्त बढ़ाने वाले डाइट है, पित्त बढ़ाने वाले जो डाइट होते हैं, जैसे आपका खारा हो गया, ऑयली हो गया, बहुत तीखा हो गया, ये आपको इस सीजन में नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि पित्त बढ़ाने वाली ऋतुनुसार ऑलरेडी कंडीशन है। मतलब हमारा जो क्लाइमेट, हमारा जो एटमॉस्फेरिक सीजनल जो चेंजेस हो रहे हैं वो ऑलरेडी पित्त के फेवर में है, मतलब वो पित्त को जमा करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ओके। इस वक्त आपको अवॉइड क्या करना है, तो जो चीजें पित्त बढ़ाने वाली है वो आप अवॉइड करने लगो या फिर कम लो। कंपेरेटिव ज्यादा मत खाओ। लेकिन हमें क्या होता है कि हाँ यार कितना बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो खाने का मन क्या करेगा, पकोड़े खाने का मन करेगा, है ना, मतलब तले हुए और फिर वो मिर्च वाले पकोड़े वगैरह वगैरह। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है। हमें पता है कि इतनी अगर प्लेट आपके सामने पकोड़ों की आ भी गई और आपकी अग्नि अच्छी भी है, आप डाइजेस्ट भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, फिर भी आप उसमें से आगे वालों को बोलोगे कि नहीं यार, उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे इसमें से दो खाए तो बस है। आप दो भी खा के खुद को तृप्त कर सकते हो। और वही अगर आपने ओवरडोज कर लिया तो क्या होगा, वो पित्त बढ़ेगा, रात को हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, उसके बाद 10 से 2 के बीच में पित्त का पीरियड होता है, वोमिटिंग हो जाएगी, खट्टी खट्टी वोमिटिंग हो जाएगी, मतलब पित्त
आपका जो है उसने बता दिया कि नहीं भाई मेरी जगह यहाँ पे पैक हो चुकी है, अभी मुझे बाहर पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो बाहर पढ़ने की प्रवृत्ति है उसको प्रसर बोलते हैं। तो मोस्टली अगर हम ये दोषों की अवस्था अकॉर्डिंग टू सीजन, अगर हम उस दोष में उस दोषों के अपोजिट वाले डाइट, मतलब कि उसको ना बढ़ाए, उसको बैलेंस रखे, ऐसा अगर हम डाइट लेते हैं, ऐसा अगर हम रस लेते हैं, रस का मतलब जैसे मीठा, खारा, तीखा, खट्टा, कसेला, ये जो सब रस होते हैं ना हमारे डाइट में, अगर हम देखते हैं तो एज पर आयुर्वेद, आयुर्वेदा के हिसाब से 6 प्रकार के रस बताए गए हैं। मीठा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय बोलते हैं उसको, है ना, ये जो मैंने अभी बता दिया आपको पहले। तो ये सब रस जो है वो बैलेंस्ड होने चाहिए। वो बैलेंस्ड अगर रहते हैं तो दोषों को बैलेंस करते हैं। अगर आपको किसी ने एक हाथ डिश परोसी और उसमें नमक ही नहीं है, तो उसका स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। नमक बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? वो बैलेंस चाहिए ना, तभी वो बॉडी आपकी डाइजेस्ट करेगी, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी ना। वैसे ही हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ ये जो है वो बैलेंस्ड स्थिति में होने चाहिए, तो बॉडी की अवस्था जो है वो हेल्दी अवस्था में रहती है। ओके, तो इस हिसाब से ऋतु का इम्पोर्टेंट वहां पे है। तो अकॉर्डिंग टू ऋतु आपका आहार, आपका विहार कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ आयुर्वेदा में बताया गया है। यहाँ पे दूसरी और एक बात है कि आयुर्वेद में जो बताया है कि पुरुषम पुरुषम विक्ष, इसका मतलब क्या होता है? तो हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति डिफरेंट है, जो हमें पता है। अभी डीएनए टेस्टिंग करके ही जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, आपको पता है कि इतना डेंजरस वो था कि मतलब हमारे सोच के परे था वो। ऐसे स्थिति में भी अगर डेड बॉडी फैमिली को हैंड ओवर की जा रही है, तो उसमें डीएनए टेस्टिंग हो रही है, बराबर है? मतलब हम देख सकते हैं कि एट द लेवल ऑफ डीएनए, मतलब इतने जो लोग हैं उसमें एट द लेवल ऑफ डीएनए उसमें एक स्पेशलिटी है, उस पे वो हम पता चल रहा है हमें कि ये व्यक्ति इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बराबर। इट मीन्स हर एक व्यक्ति में कुछ डिफरेंस होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो हर एक व्यक्ति डिफरेंस है, डिफरेंस है मतलब क्या है? उसकी हर एक की प्रकृति अलग है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया पकड़ो का। अगर अभी जैसे जामुन का सीजन चल रहा है, ठीक है, जामुन का अगर हम रस देखते हैं तो वो कैसे होता है? कसीला होता है, कषाय, तुरट बोलते हैं उसको। तो ये जामुन अगर वात प्रकृति के व्यक्ति ने बहुत ज्यादा खा लिए, तो उसको क्या होगा? तो उसको 101% वात का व्याधि हो जाएगा। वात का व्याधि मतलब अभी मोटा मोटा से बात कर रहे हैं हम, तो वात का व्याधि ऐसा अर्थ उसका है नहीं कि वात व्याधि मतलब सिर्फ जॉइंट से रिलेटेड दिक्कत है। वात व्याधि मतलब क्या? वो पेट में भी गैस बना सकता है, जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं, है ना। वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। वो कॉन्स्टिपेशन कैसे करेगा? तो जो उसमें से जो वात का गुण है, रुक्षता उसका गुण है, ड्राइनेस उसका गुण है। अगर इंटेस्टाइन में ड्राइनेस आ जाएगी, तो आपके ल्यूमेन में स्मूथनेस कहाँ रहेगी ना? अगर स्मूथनेस ही नहीं है तो स्टूल नीचे कहाँ जाएगा? उसको तो स्मूथनेस चाहिए, उसको ऑयलीनेस चाहिए, है ना, तो जाके वो स्मूथली स्टूल बाहर आएगा। अगर स्टूल में ड्राइनेस आ गया तो वो अंदर जाके स्टक हो जाएगा, वहां पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वो भी एक वात से रिलेटेड इश्यू हो गया, है ना। वात वेदे डजंट ऑलवेज मीन्स कि वो जॉइंट पेन ही है, उसमें नी जॉइंट ही पेन करेगा, उसमें गठिया ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वात वात कहीं कहीं पे भी जा सकता है। अब कल ही मेरे पास एक लेडीज आई, 62 ईयर्स एज, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगी उसका। पेशेंट जब आई तो 2-3 फाइल उसके पास थी। पेशेंट को चक्कर बहुत आ रहे थे। वो वर्टिन 16 नाम की एक टैबलेट होती है, वो उसकी चल रही थी, और 2-3 टैबलेट चल रही थी, बीपी की टैबलेट भी चल रही थी। बीपी था उसका 160/110, मतलब ऊपर वाला जो है 160 था और नीचे वाला जो है 110 के करीब करीब था। पेशेंट को इतनी दिक्कत थी, उसकी लड़की उसको लेके आई थी। वो बैठ के वो 2 मिनट वो स्थिर नहीं थी मतलब कंटिन्यू इधर ऐसे 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 उसका कंटिन्यूस मूवमेंट उसकी चल रही थी, कंटिन्यूस। ओके, और जब हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में पता चला कि उनका पेट साफ नहीं होता है, ठीक है। और वो बोल रही थी इधर दर्द हो रहा है मुझे, उधर दर्द हो रहा है, ऐसे लगता है कि इधर कभी वो बात निकल के आता है, इधर ये होता है, वगैरह वगैरह। तो पेशेंट इतनी अनस्टेबल थी, उसको मैंने जब एग्जामिनेशन के लिए बेड पे लिटाया, तो बेड पे लिटाने के बाद उसके पैर भी ऊपर थे और सिर भी ऊपर था, मतलब वो सीधा लेट भी नहीं पाते थे ड्यू टू नेक स्टिफनेस, ठीक है। तो ये जो दिक्कत थी, फिर मैंने पेशेंट को बोला भी कि इनके जो चक्कर वाले जो है, क्योंकि वो लेटी तो उसको एक फियर आ गया था कि अरे मुझे बहुत चक्कर आने वाले हैं और मैं उठ के बैठूंगी तो फिर से कोलैप्स हो जाऊंगी।
तो फिर उसको जैसे उसकी लड़की को मैंने कहा कि ठीक है, आज और कल में इनको सिर्फ चक्कर वाली जो दवा है वो चालू रखते हैं, बाकी मैं इनका मैनेज कर लूंगी। तो बस उनको कुछ भी नहीं दिया मैंने उनको ना तो पेन किलर दी आयुर्वेद की, ना तो उनको मैंने कुछ चक्कर वाली दवा दी। मैंने सिर्फ उनके पेट में जो गैसेस थे वो नीचे से निकल जाने के लिए मेडिसिन दी। मतलब उनके जो पेट में जो गैस बना हुआ था, जिसको हमारे टर्म्स में हम साम वायु बोलते हैं, ठीक है, वो साम वायु उसको नीचे से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कहीं ना कहीं इधर 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 उधर जाके वो बॉडी को ट्रबल कर रहा था। मतलब वो यहाँ पे जाके उसका मस्तक पेन हो रहा था, यहाँ पे जाएगा तो ये स्टिफ हो रहा था, पेट में जाओ तो पेट स्टिफ हो रहा था। मतलब वो इतनी अनस्टेबल थी। और पेशेंट जब 7 दिन के बाद, मतलब कल जब पेशेंट मेरे पास आई तो शी वॉज हैविंग, मतलब 85% पेशेंट में रिलीफ था। जैसे पेशेंट ने एंट्री की, पेशेंट का फेस देख के मैंने बोल दिया कि रेखा जी, आज आपकी तबीयत तो बहुत अच्छी लग रही है। तो बोले हाँ मैम, आज तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फिर जाके मैंने उनको बस्ती ट्रीटमेंट पे शिफ्ट किया। अब उसको मैंने बस्ती पे ट्रीट किया क्योंकि मुझे पता है कि बस्ती में शिफ्ट करने के लिए जरूरत ऐसे कि उसकी पूरी पूरी बात की बॉडी थी। पेशेंट को ना रात को नींद ढंग से आ रही थी, कुछ नहीं। अब जब मैंने 7 दिन के मेडिसिन, उसकी लड़की के वर्ड्स थे कि मैम उनकी इतनी सारी एलोपैथी मेडिकेशंस हो गई, कम से कम 3 से 4 साल से मैं उनको मेडिसिन दे रही हूँ, लेकिन इतने जल्दी 7 डेज में रिलीफ सिर्फ आपके यहाँ पे आया। और तब जाके मैंने उनको पंचकर्मा के लिए बोला तो उन्होंने पंचकर्मा के लिए एनरोल हो गए। होता क्या है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम उनको पंचकर्मा बोलती तो एक तो पेशेंट अनस्टेबल थी, मुझे जो करना है उसके रिजल्ट नहीं मिलते थे। और अभी हुआ ऐसे कि 7 दिन में जब मेडिसिन देने के बाद उनको रिलीफ आ गया तो उनको एक ट्रस्ट बैठ गया कि हाँ, मैं पंचकर्मा के लिए पे भी करती हूँ, पेमेंट भी करती हूँ, तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो वो भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे बात की जो दिक्कत है वो कहीं पे भी जाके आपको किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। और अभी फिलहाल वर्षा ऋतु चल रहा है तो ये बात प्रकोप करने वाला सीजन है। तो इस ऋतु में जैसे आपने कड़वी चीजें बहुत नहीं खाना है, जो ड्राइनेस करने वाली चीजें है वो बहुत नहीं खाना है ना। रात का सुबह, सुबह का शाम, फ्रिज में रखी हुई जो चीजें हैं, फ्रिज में बहुत बार ऐसे होता है कोई मतलब काम, अभी सब जगह पे वर्किंग वुमन है, मतलब हमें पता है हर घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम घर में दिखाई देगा कि जो वहां की जो लेडीज है वो हाउसवाइफ करके ही है। तो हमें पता है ये जल्दी जल्दी के जीवन में फिर हम क्या करते हैं, तो जो अपना आला लहसुन, मतलब अदरक और इसका जिंजर का जो पेस्ट होता है वो बना के रख देते हैं। वो हम 7 7 दिन तक बना के रखते हैं, देखे हैं मैंने ऐसे पेशेंट। आटा गूंदा हुआ जो होता है वो भी हम फ्रीज में रख देते हैं, और उसको सुबह का शाम, शाम का सुबह ऐसे यूज करना चाहिए। जितना हो सके उतनी चीजें नेचुरली लाके खाने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना चीजों को फ्रीज में रख के खाने के लिए अवॉइड करो, है ना। अभी अगर आपको पता है कि सिंपल सिंपल सी चीजें आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि उठने की बात हो गई, फिर मालिश की बात हो गई, फिर थोड़ा सा व्यायाम एक्सरसाइज हो गया। अब ये व्यायाम और एक्सरसाइज में भी काफी हद तक ये आता है कि हमें हर पर्सन टू पर्सन वो वेरी होता है। तो बेटर है कि अगर आप किसी प्रशिक्षक के अंडर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे भी कई बार ऐसा होता है कि हाँ व्यायाम करना है, हमें 15 मिनट्स बोला, हम 20 मिनट्स बोला, फिर 55 मिनट्स, और वो पेशेंट वो करने के चक्कर में कुछ आड़ा टेढ़ा कर बैठता है। तो ऐसे नहीं करना है हमें, वो बातें धीरे धीरे करो, कंसिस्टेंटली करो। कंसिस्टेंटली मतलब क्या है कि हमने 4 दिन कर ले, 5वें दिन छोड़ दिया, ऐसे मत करो। आप 10 मिनट ही करो, लेकिन कंटिन्यूअस करना है विदाउट गैप, तो वो आपको बहुत हद तक रिलीफ देगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि डाइट के संदर्भ में फ्रिज में रखी हुई चीजें के बारे में हम अगर बोल रहे हैं, अब ये जो सीजन है बात प्रकोप करने वाला, हम ग्रीष्म ऋतु में क्या करते थे, हम मटके में रखा हुआ पानी पीते थे, है ना। उसमें एक ये आता है अपने आप, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें हम वो मटके में उशीर डाल के पानी पीते हैं, है ना? तो ग्रीष्म ऋतु में ही वो त्योहार आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस ऋतु में जो दोष है उसको मधुर रस की जरूरत है। मतलब उस ऋतु में जो संचय होने वाला वात है उसको मधुर रस की गरज है, जो वो स्टेबल हो जाएगा, वो बैलेंस्ड हो जाएगा। इसीलिए आम का मौसम भी तभी आता है, ठीक है। तो ये सब जो बातें हैं, मधुर रस उसको मेंटेन रखता है। तो ये सब हमें उस सीजन में आने वाली चीजें खानी है, लेकिन बैलेंस तरीके से खानी है, अपने हिसाब से खानी है। हर व्यक्ति अलग होता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर में बता रही थी। तो हर व्यक्ति अलग होता है, मतलब अगर मैंने एक आम खाया, उससे मेरा जो दोष बैलेंस होने वाला है वही दूसरे व्यक्ति
ने अगर वो आम खाया तो हो सकता है कि उसका कफ बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए, उसका वेट गेन हो सकता है कि उसके इन्वेस्टिगेशंस में उसकी लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाए। तो वो इसीलिए आपको प्रकृति परीक्षण करके आपकी कैसी प्रकृति है, आपने क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, वो सब आपके हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से बदलता है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ गूगल में ये बताया ये खाना है वो खाना है ना। तो ये सब खाते वक्त क्या होता है कि उसने बताया, उसने उस सिचुएशन के हिसाब से बताया होगा, है ना। आपकी वो सिचुएशन है या नहीं वो आपको पहले टैली करनी पड़ेगी। वो सिचुएशन आपकी अगर है तो आपको वो सूट करेगा, नहीं तो उसको बताई गई रेमेडी आपको ही चलेगी, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए आपकी वो सिचुएशन अगर आप किसी प्रॉपर चिकित्सक के थ्रू अगर जज करवा के लेते हो तो बहुत अच्छी चीज है। ओके। जैसे अभी हमें पता है 40+ में क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में। 40+ में अगर हम देखें तो डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। डिजेनरेटिव चेंजेस मतलब क्या है? डिजेनरेटिव चेंजेस मतलब बॉडी में हर जो चीज हमारे जन्म से लेकर 40 तक बढ़ने लगी थी, एक्सक्यूज मी, जिसको हम सप्त धातु बोलते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब बातें एज पर आयुर्वेदा सप्त धातु में आती है। तो ये जो चीजें हमारी 0 एज से लेके 40 तक बढ़ती है, मैच्योर होती है, वो सभी चीजें अभी 40 के बाद डीजेनरेशन की तरफ जाती है। ठीक है, ये एजिंग फैक्टर के हिसाब से है। तो ये जो डीजेनरेशन है उसको डीले करना, डीजेनरेशन को डीले करना मतलब उसको आगे धकेलना। ठीक है, या तो फिर डीजेनरेशन को होल्ड करना। आजकल आप देखते होंगे काफी रील्स आते हैं कि हाँ मतलब यंग दिखने के लिए ये योगा, फेस योगा, हाँ है, उसके रिजल्ट्स है, क्योंकि हम वो मसल को टोन में लाने की कोशिश करते हैं। मसल फटीक हो जाती है अगर आप कंपेयर कर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, आयुर्वेद जीवन शैली फॉलो करने वाला व्यक्ति और उसी एज का जो सुबह लेट उठता है, खाने में परहेज नहीं है, रात को जागरण करता है, ऐसे व्यक्ति आपको फेस में फर्क दिखेगा। सिंपल एग्जांपल रामदेव बाबा जी को देख लो, आपको फेस ध्यान में आ जाएगा कि हाउ वी कैन अरेस्ट, हम वो एजिंग फैक्टर जो है वो कैसे अरेस्ट कर सकते। ये तो आपको बाहर से दिख रहा है, लेकिन आपने देखा है जब वो आसना करते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, उनके कार्टिलेज, बोन्स, वो भी डिलेड एजिंग है। क्यों? क्योंकि वो सब फॉलो कर रहे हैं वो लोग। मैंने खुद भी पतंजलि में 2 साल एज अ प्रोफेसर जॉब किया है, हरिद्वार में। तो बाकी सब बातें मुझे मतलब पब्लिसिटी किसी की नहीं करनी, लेकिन वहां पे जाने के बाद जो मुझे क्या बोलते हैं, जो सराउंडिंग है, मतलब वहां जो पेशेंट एडमिट हो जाते हैं तो वहां राइट सुबह उठने से लेके योगा, मंत्रोच्चार, यज्ञ, पथ्य, डाइट में उनके हर कॉटेज और डिलक्स के सामने जो पथ्य वाला काढ़ा हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं ना, जैसे हमने किसी को यूश बोल दिया, यवागु बोल दिया, तो ये सब बातें उनको उस वक्त मिलती है। मतलब वहां रिकवरी रेट क्यों बढ़ता है पेशेंट का, उसके पीछे ये रीजन है कि रिकवरी रेट के लिए अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, मेडिसिन के अलावा बाकी की जो दिनचर्या है, खान पान का तौर तरीका, योगा है, मेडिटेशन है, यज्ञ है, मंत्र है, वो सब ओवरऑल वहां पे काम करता है। वहां का वैसे एटमोस्फेयर बताया। अगर मैं पेशेंट को, पेशेंट मेरे पास ओबेसिटी के लिए आता है, मैं मेडिसिन दे दूं तो पेशेंट क्या बोलेगा, मैम मुझे सुबह एक्टिविटी तो नहीं जमेगी, मुझे बस मेडिसिन दे दो। और मैं सीधे बोलती हूँ कि ओनली मेडिसिन आई कांट डू, मतलब सिर्फ मेडिसिन से मैं कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन कैसे काम करेगी ना। आप ऑलरेडी ओबेस हो, आपके सेल में ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, सिर्फ मेडिसिन नहीं काम करती। आपको सब जगह से काम करना पड़ता है। आप इस लेवल पे जाके मेरे पास आ रहे हो क्रोनिक होने के बाद, तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, आपको खाने में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अगर आप खाने में आपको मिल गया, मेरे पास एक पेशेंट थी, वो आप इमेजिन नहीं करोगे, ½ किलो काजू कतली एक साथ खा जाते थे, और उसने मुझे हिस्ट्री कभी नहीं दी। ये हिस्ट्री मुझे उसके हस्बैंड ने, उसके लड़की ने दी। अकोला की पेशेंट थी। तो ये बातें जो है, जब तक मैं मेडिसिन के साथ ये बातें होल्ड नहीं करती, जिसको हम पथ्य बोलते हैं, आपको मेडिसिन काम नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है आपको जीवन शैली में करने वाला जो चेंज है, वही है जो आपके गलत चीजें है वो करेक्ट करने लगो। पहले इतने डिसीजेस नहीं थे, क्योंकि पहले इतना चेंज ही नहीं था।
सब बातें नेचर के साथ साथ होती थी, अब हम सब नेचर के अगेंस्ट जाके करने लगे हैं, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि 40 के बाद आने वाली चीजें। तो एक है डिजेनरेटिव चेंजेस, दूसरा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी थोड़ा हैम्पर होने लगती है अगर आप सब बातें जो मैंने कही है उसमें कहीं ना कहीं अगर आपका चेंज हो जाता है, तो इम्यूनिटी पे आपके बैड इफेक्ट्स आने लगते हैं, आपको इंडाइजेशन आने लगता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर आप देखो तो बहुत कम एज में हाइपरटेंशन, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, लिपिड प्रोफाइल मतलब जो आपके खून में होने वाली जो चर्बी है बोलते हैं हम उसको, लिपिड प्रोफाइल, वो बढ़ने लगता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के इतने ज्यादा पेशेंट आते हैं, और कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाओ तो वो एंटासिड और जो डॉमपेरिडॉन जैसी चीजें होती है वो देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पेट में कंटिन्यूअसली ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी, बहुत सारे पेशेंट इसके आते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके भी इसमें चेंजेस ला सकते हो। उसके बाद है, आज जो सबसे ज्यादा बात करनी है वो है मेंटल इलनेस। अभी जो मेंटल इलनेस है ये तो इतना कॉमन हो गया है कि टेंथ से बच टेंथ अपियर होने वाला बच्चे से लेके करियर ओरिएंटेड लड़के लड़कियों के से लेके तो हाउसवाइफ, ओल्ड एज, सब में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सब जो चेंजेस है, पहले जो एक कंपोजिट फैमिली रहती थी, घर में सब लोग रहते थे, तो ऐसे फालतू की चीजें सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। आज बच्चों में क्यों है? तो बच्चे भी मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एकेडमिक में प्रोग्रेस करने के लिए उनका टेंशन स्ट्रेस बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिख रही है आगे, मतलब जो बोलते हैं ना कि दौड़ जो है, घोड़ों की रेस, वो उसमें उनको दौड़ना है, करियर रिलेटेड स्ट्रेस है। और हम 40 के बाद की अगर बात करें तो 40 ये ऐसा एज है कि जिनके बच्चे अब करियर के मेन दौर पे आके रुकते, तो उनको उन बच्चों का स्ट्रेस है। 60 प्लस के बारे में बात करें तो उनके बच्चे उनके पास रहते नहीं, वो कहीं कोई फॉरेन में जाके एजुकेशन कर रहा है, तो कोई जॉब के लिए गया और गया है। कहीं ऐसा मिलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर है और उनके मम्मी पापा कहीं अकेले हैं, ठीक है। दोनों में से दोनों रहे तो अच्छी बात है, एक अगर एक की अगर डेथ हो जाती है तो एक अकेला रह जाता है, तो ये जो लोनलीनेस है ना, वो भी बहुत बार डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ऐसे में जितना फोकस ऑफ इंटरनल हेल्थ पे करोगे उतना आप उसमें उभरने के लिए काफी हेल्प होगी। मतलब योगा, मेडिटेशन, योग निद्रा, मंत्र चिकित्सा, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, स्पिरिचुअली जुड़े हैं, जो सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, इन सबको अगर आप देखते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि उनका मेंटल स्टेटस, जिसको हम सत्व बोलते हैं, वो काफी हद तक अच्छा होता है ना। तो ये सब आपको 40 एज में। तो दूसरी बात है कि हमें आयुर्वेदा में अभी पंचकर्म कैसे हेल्प करता है, जो एजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको मैनेज करने के लिए पंचकर्म कैसे हेल्प करता है, वो हम बात करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि वर्षा ऋतु में वात एक्यूमुलेट होता है, शरद ऋतु में पित्त बढ़ने लगता है बॉडी में। आपको आपने नोटिस करिए, अभी मैं जो बता रही हूँ ना, जैसे वर्षा में वात बढ़ने लगता है, तो जैसे ही बारिश चालू हो जाती है वैसे जो जकड़ाहट होती है जॉइंट्स की वो बढ़ने लगती है, पेट में ब्लोटिंग बढ़ने लगती है, एसिडिटी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि इसमें पित्त भी संचय करता है। उसके बाद मेंटल इरिटेशन होने लगता है, फ्रेशनेस कम होता है ना। ये सब बातें हम वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा हद तक हमें नोटिस में आती है। शरद ऋतु की तरफ आप जब जाते हो, जैसे कोजागिरी पूर्णिमा शरद ऋतु में आती है, एक मतलब मोटा मोटा सबको बता दो तो जैसे अक्टूबर हीट उसे बोलते हैं, है ना। उस वक्त पित्त बॉडी में बढ़ने लगता है। ये पित्त जब बढ़ता है तो मोस्टली जैसे स्किन डिसीजेस हो गए, पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, वोमिटिंग ज्यादा, मतलब हाइपर एसिडिटी के वक्त जो सोर खट्टी खट्टी वोमिटिंग है वो होने लगेगी। पित्त से रिलेटेड स्किन डिसीज बढ़ होते हैं। या तो फिर अगर हम बात करते हैं वसंत ऋतु की, उस ऋतु में नेचुरली कफ बढ़ने लगता है। कफ बढ़ने लगता है तो उस ऋतु में जो है ना, मतलब एक तो ऋतु ट्रांजिशन भी होता है, मतलब जिसको हम ऋतु संधि बोलते हैं। तो जैसे हम इस ऋतु से दूसरे ऋतु में एंटर कर रहे हैं, उस वक्त इम्यूनिटी काफी हद तक कम हो जाती है। तो उस वक्त जो है वो डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब रोग उस वक्त होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी उस वक्त ड्रॉप होती है और दोषों का बैलेंसिंग बिगड़ जाता है।
तो वर्षा ऋतु में वात, शरद ऋतु में पित्त और वसंत ऋतु में कफ। इसलिए आपने सुना होगा कि वसंत वर्षा ऋतु में बस्ती करनी चाहिए, शरद ऋतु में विरेचन करना चाहिए, कफ ऋतु में कफ का वसंत जब है उसमें वासंतिक वमन करना चाहिए। ठीक है। तो यूजुअली मैं तो खुद 60+ के लिए वमन रिकमेंड नहीं करती। 60+ व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट पंचकर्म है वो है बस्ती, जो कि अभी वर्षा ऋतु है तो आप वो कर सकते हो। तो जो पंचकर्म क्या है, पंचकर्म में प्रोसीजर्स है, दीज आर दी प्रोसीजर जो बॉडी को शुद्ध करने के लिए काम में आते हैं। और बॉडी को शुद्ध करना मतलब क्या, बॉडी को सिर्फ शुद्धि करना ये पंचकर्म का हेतु नहीं है, तो बॉडी को शुद्धिकरण करके उसको रेजुविनेट करना ये भी बॉडी का हेतु है। मतलब जैसे अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में आप इसके दो एस्पेक्ट है पंचकर्मा के। एक होता है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब आपको वो व्याधि ना हो, आपको वो रोग ना हो, इसलिए आप प्रिवेंटिव मतलब बिफोर व्याधि, मतलब कोई भी बीमारी होने से पहले खुद को प्रिपेयर करके रखना बॉडी को। मतलब हमें पता है कि वर्षा ऋतु आने वाला है, वर्षा ऋतु में वात के व्याधि होने वाले हैं, तो उसके पहले ही हम बॉडी में जो एक्यूमुलेटेड वात है उसको शोधन कर ले। मतलब आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, वात की व्याधि आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको बढ़ने ही नहीं दिया, जो बढ़ा हुआ था उसको निकाल लिया, है ना। ये हो गया प्रिवेंटिव। वैसे ही शरद ऋतु की बात है, शरद ऋतु में पित्त के दोष संचय होने लगते हैं। पित्त दोष जब संचय होता है, और इसीलिए कोजागरी पूर्णिमा जो है उसमें हम दूध पीते हैं, है ना। दूध पीने का मतलब ही वो है, क्योंकि दूध ये पित्त शामक होता है, पित्त को कम करता है, और इसीलिए उस वक्त दूध दिया जाता है पीने के लिए। तो जो कि नेचुरली बढ़ने वाले पित्त को कम करता है। लेकिन होता ऐसे है कि वो सिर्फ हम एक दिन पीते हैं। क्यों? उस दिन चंद्र की किरणें उसमें पड़ती है, चंद्र भी शीतल होता है, चंद्र की शीतलता से होने वाला दूध भी शीतल होता है, तो पित्त के उष्ण गुण को वो कम कर देगा, बराबर है। लेकिन अगर ये बात आप पूरा अक्टूबर हीट में रात को 1 कप गर्म दूध के साथ 2 चम्मच गाय का घी पीते हो, तो आपको वो जो होने वाला बढ़ने वाला पित्त है वो आपका जो है वो बैलेंस रहेगा। ये जो बातें हैं उसको हम रसायन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पंचकर्मा क्या करता है कि जो एक्यूमुलेट होने वाला दोष है उसको बाहर निकल के, मतलब जैसे मैंने बोल दिया, जैसे आपके आमाशय, आपके स्टमक में पित्त संचय होने वाला है, ओके। वो संचय होने के बाद अगर वो फिर से बढ़ गया तो क्या होता है, वो ऊपर आता है, और ऊपर आके फिर वो खट्टी खट्टी डकारे, खट्टी वोमिटिंग से वो निकल जाते हैं, या तो फिर कभी कभी किसी को हेडेक होता है, माइग्रेन हेडेक बोलते हैं। वो दोष को इतना बढ़ने ना दे, वो जिस अवस्था में वो जमा है, मतलब वो लेवल तक पहुंच गया, उसी वक्त उसको दोषों को बाहर निकाले, उसको बोलते हैं शोधन। जब हम वोमिटिंग के द्वारा दोषों को बाहर निकालते हैं तो उसको वमन बोलते हैं। दोषों को जब बाहर निकालते, क्योंकि दोष बाहर निकालने के लिए हमारे पास दो ही आउटलेट है, एक तो है हमारा मुंह और दूसरा है हमारा एनस, लेट्रिन की जगह जो हम बोलते हैं गुद मार्ग। मतलब एक मुख मार्ग और दूसरा गुद मार्ग, इस दो ही मार्ग से हम दोषों को बाहर निकाल सकते हैं। अब ये दोष जब मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसको वमन थेरेपी बोलते हैं, गुद मार्ग से जब बाहर निकालते हैं उसको तो विरेचन बोलते हैं। बस्ती जो होती है वो भी गुद मार्ग से ही दोषों को बाहर निकालती है। तो वर्षा ऋतु में बस्ती जो कि वात दोष को होल्ड ऑन करती है, वात दोष बढ़ने नहीं देती है। शरद ऋतु में पित्त के लिए विरेचन करते हैं, जो पित्त दोष को बढ़ने नहीं देते हैं। वसंतिक वमन जो होता है, आपको पता होगा, अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ऐड आ जाती है कि वसंतिक वमन चालू हो गया वगैरह वगैरह। पिंपल्स के पेशेंट है। ये जो बॉडी का अपर पार्ट होता है ना वो कफ का होता है, बॉडी का मिडल पार्ट जो होता है वो पित्त का होता है, और बॉडी का जो लोअर हाफ है वो वात का होता है। तो उस रीजन, मतलब ये एक समझने के लिए आपको बता दूं, इससे भी परे जाके बहुत डीप है उसका दोषों का आश्रय वगैरह। बट फिर भी एक मोटा मोटा सा, जैसे ऊपर का पोर्शन है, मतलब मतलब छाती से लेके ऊपर वाली जो चीजें हैं वो मोस्टली कफ से रिलेटेड होती है। तो ऐसे वक्त हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे आपके कंटिन्यूअसली आपको अस्थमा होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, काफी दिनों तक खांसी रहती है, पिंपल्स आने लगते हैं, मुंह का स्वाद हमेशा कसीला रहता है, मुंह में छाले आने लगते हैं, ये जो चीजें है ना वो कफ और पित्त से रिलेटेड है। तो ऐसे वक्त हम वमन रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि हाँ आपको वमन करना चाहिए। ठीक है। वात की बातें जो हो गई, आपको बोल दिया कि नाभि के नीचे की जो चीजें है वो मोस्टली वात से रिलेटेड होती है, तो ऐसे वक्त आपने बस्ती करनी चाहिए। जो पेट के बीच की बातें, जैसे किसी को आईबीएस होता है, मतलब तुरंत खाने के तुरंत बाद लैट्रिन को जाना पड़ता है, एसिडिटी बहुत हो जाती है,
है ना, या फिर जलन बहुत ज्यादा रहती है, वो पित्त से रिलेटेड कंप्लेंट है। ऐसे वक्त हमें पित्त से रिलेटेड शोधन मतलब विरेचन करना चाहिए। तो ये ऋतुनुसार करना और व्याधि होने के बाद करना, मतलब मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक प्रिवेंटिव और दूसरा क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब आपको कोई भी बीमारी ना हो इसलिए खुद के बॉडी के पहले ही सर्विसिंग कर लेना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव पंचकर्म। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए और उसमें फिर उस दोषों का आधिक्य रहता है, तो उस वक्त हम जो करते हैं वो है क्यूरेटिव, मतलब वो आपका रोग हो चुका है, बीमारी जो हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग हम पंचकर्म देते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ध्यान में। तो ये दो प्रकार के पंचकर्म हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्दी एजिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, उस वक्त आप पंचकर्म का हेल्प कैसे ले सकते हो? तो आप पंचकर्म के हेल्प ऐसे ले सकते हो कि जैसे जो ऋतुनुसार पंचकर्म है, 40 to 50 एज वाले ज्यादातर पित्त के एज ग्रुप वाले होते हैं, यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस का भी ज्यादा होने लगते हैं। ऐसे वक्त उस व्यक्ति ने अगर शरद ऋतु में जाके, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है लेकिन शरद ऋतु में विरेचन अगर करवा लेते हैं तो उनकी काफी जो दिक्कतें हैं वो कंट्रोल में आ जाती है। 50 प्लस वाले जो है उन्होंने अगर समझ लिया कि नहीं मेरे बॉडी की सर्विसिंग मुझे करनी है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो या ना हो लेकिन जाके बॉडी की जो शोधन प्रक्रिया है बस्ती अगर करवा लेते हो, तो जैसे साल में एक बार पंचकर्मा अगर आप करवाते हो तो आपकी एजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हेल्दी होने लगेगी। आपको जो दिक्कतें हैं एजिंग के हिसाब से वो काफी हद तक कम होने लगेगी। तो इस हिसाब से हम पंचकर्मा बिफोर हैविंग, मतलब कोई भी दिक्कत ना हो इससे पहले हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें कि इस मतलब लेक्चर का टेक अवे मैसेज जो बोलते हैं ना, तो उसमें आप क्या करना चाहिए, तो एक शॉर्ट में मैं बोलूंगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, सुबह जल्दी उठें, आपके खाने की, लंच की, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसके टाइम जो है वो फिक्स कर ले। ओके, आपके दोषों के हिसाब से, आपका जो प्रकृति है उस हिसाब से आप खाने में रस, रस मतलब जो आप लेने वाले हो, मधुर लेने वाले हो, खट्टा लेने वाले हो, तीखा लेने वाले हो, वो आपको उस हिसाब से खाने में लेना है। ठीक है, सुबह उठने के बाद अभ्यंग मतलब तेल की मालिश जरूर कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्षा ऋतु में ही, ठंडी में ही मालिश करते, नहीं, आपको डेली कम से कम ये होता है ना तल, हस्ततल, पादतल, और ये जो कानों की जो ये होती है कर्णपाली बोलते हैं इसको, कम से कम शिरोभ्यंग, कर्णपाली, हस्त और पाद अभ्यंग, इतना आप डेली करना ही चाहिए। अगर आप 50-60 के ऊपर हो तो आपने डेली कम से कम 10 to 15 ml, 20 ml तक का ऑयल जो है अपने हाथ और पैर में लगाना ही चाहिए, ये आपको करना है। दूसरा एक है कि जैसे फेस की मसाज कर लो और दो दो बूंद गाय की घी जो है वो दोनों नॉस्ट्रिल में सुबह आपको डालना है, उसको नस से हम बोलते हैं, वो आप डेली कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हो। भोजन समय पे लो, नींद समय पे लो, अभी वर्षा ऋतु है तो गुनगुना पानी पियो खाने के बाद, सुबह उठने के बाद, तो ये सब बातें आपको थोड़ा दोषों को कंट्रोल करने में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रुक रुक जाते हैं सर, मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो फिर हम प्रोसीड करें। हेलो, हेलो। हाँ, क्वेश्चन आंसर रिपीट कर सकते हैं। हाँ सर, अभी 2-3 क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक ऑयल के लिए पूछा है संगीता जी ने। हम्म। हाँ, तो महाराष्ट्र में एक्चुअली क्या है कि तिल तेल मालिश के लिए बेस्ट बताया गया है, तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपको वात की दिक्कतें हैं तो आज आप उसमें सिंपल लहसुन, ओवा, ओवा मतलब अजवाइन, मेथी, उसका तड़का देके वो ऑयल यूज कर सकते हो अभी वर्षा ऋतु में। अगर आपको पित्त जैसी दिक्कतें हैं तो उसमें सिर्फ जैसे जीरा डाल दो, उसमें अगर आपके पास चंदन है तो उसमें चंदन ऐड कर दो, कर्पूर ऐड कर दो, तो पित्त की दिक्कतों के लिए वो काम कर लेगा। और एक पिंपल्स के लिए क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप उसको इलेबोरेट करेंगे संगीता जी, आपको क्या क्वेश्चन है? पिंपल्स एक्चुअली होता है ना, पिंपल्स की पैथोलॉजी अलग अलग होती है, वो एक तो कफ बढ़ने की वजह से होता है या फिर पित्त बढ़ने की वजह से होता है।
अगर जो एक्चुअल मतलब उसका जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ऐसे वक्त अगर हमें कफ की दिक्कत है, पित्त की दिक्कत है, उस हिसाब से हम पेशेंट को वमन या विरेचन बताते हैं। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें हमने देखा है कि पेशेंट को दोपहर को खाने के बाद सोने की आदत होती है। वो आप बंद कर दो, सुबह जल्दी उठा दो, रात को जल्दी सुला दो, योग निद्रा करवा दो, क्योंकि स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। तो स्ट्रेस को मैनेज कर दो तो वैसे ही वो क्योर होने लगेगा। दूसरी एक चीज है कि जैसे अभी बच्चों में काफी स्ट्रीट फूड खाने की ये है, जिसमें चाइनीज फूड में विनेगर बहुत ज्यादा होता है, सॉस जो है वो उसका यूज बहुत हेवी होता है। वो भी होल्ड कर दो तो भी उसमें रिकवरी आपको मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन है? हैंड हैंड राइज कीजिए कृपया, हैंड राइज। आपके हैंड राइज करें या तो फिर अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मैं अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ उनको। कौन है अभी हैंड राइज? कांता। अभी फिलहाल हाँ। में एक पेशेंट मेरे पास आई थी, जो कि अपने अमरावती के ही एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी है। उन्होंने कम से कम 4 साल तक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही ली और बस्ती ही किया, लेकिन फिर भी उनका कॉन्स्टिपेशन रिकवर नहीं हो रहा था। उस पेशेंट को सिर्फ मैंने मतलब तेल की बस्ती दी और 8 दिन में पेशेंट को इतना अच्छा रिलीफ आया, और कुछ भी नहीं, पेशेंट को सिर्फ ओरली घी पिलाया। तो बहुत बार क्या होता है कि हर एक जो आपकी सिम्टम होते हैं ना, उसका ओरिजिन कहीं और होता है। तो ओरिजिन मतलब उसका हेतु अगर पकड़ में, जड़ अगर पकड़ में आ जाए तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। मैम बच्चे आम नहीं खाते, बोलते पिंपल्स होते, क्या सही में उसके वजह से होते पिंपल्स? मैडम, एक तो बच्चों का एज ग्रुप क्या है वो बता दीजिए। एज ग्रुप यही 20-21 मैम, 22 ऐसे। तो एक बात बता दूं कि मैं खुद मतलब अमरावती में फ्रूट मंडी है, फल मंडी में जाके जिस दिन फार्मर से वो आम वहां पे आके पड़ते हैं ना, उस दिन मैं जाके कच्चे आम लेके आती हूँ और घर में बक्से में भर के उसको मतलब पकने के बाद खाती हूँ। ये बताने का उद्देश्य ये है कि जो ये आम आर्टिफिशियली कार्बाइड वगैरह डाल के जो पकाए जाते हैं, यस। है ना, यस। तो वो, हाँ, वो नेचुरली पके हुए नहीं होते, मतलब उसमें केमिकल्स आ जाते हैं। तो ये एक रीजन है। और जो अर्धपक्व अवस्था में आम होता है, वो जो होता है वो पित्त को बढ़ाता है। पूरा पका हुआ, नेचुरली पूरा पका हुआ जो आम होता है वो पित्त नहीं बढ़ाता, पहली बात। दूसरा ये कि अगर आपकी प्रकृति कफ पित्त है तो ही वो आपको दिक्कत करेगा। वातज प्रकृति के पेशेंट को पिंपल्स की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आम जब आप खाते हो तो बहुत से लोग आम रस जब बनाते हैं तो उसमें घी डालते हैं। घी नहीं डालते मैम, शक्कर दूध हाँ, डालता है। नहीं, दूध तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन हमारे इधर मतलब अकोला की तरफ घी डालते हैं, डालते, घी भी डालते हैं। आम रस में, हाँ। तो घी डालने का उद्देश्य ही वो होता है कि घी जो है वो अगर पित्त बढ़ने लगे तो पित्त को वो कम कर देगा, इसलिए उसमें मैं घी। बोलते आम खा के दूध पीना चाहिए, गर्मी नहीं करता, वो क्या सही है? वही आपको बता रही हूँ कि अगर वो आम पका हुआ है तो वो गर्म नहीं करेगा। पूरा पक्व और मधुर रस वाला जो आम होता है वो पित्त नहीं बढ़ाता। किसी चीज में पित्त बढ़ता है मतलब गर्मी बढ़ जाती है ना। अगर वही आम नेचुरली पका हुआ है तो वो आपको गर्मी नहीं करेगा, वो आपको उष्णता नहीं बढ़ाएगा, है ना। और दूध इसलिए पीना चाहिए कि अगर आपका पित्त बढ़ रहा है तो पित्त शामक दूध और घी है, इसलिए। और एक बात मैम, आंवला क्या पित्त वाले नहीं खाना चाहिए? क्या? आंवला, आंवला, हाँ। पित्त वाले खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आंवला, आगे क्या पित्त, बोला आपने? जाना पित्त। आंवला हर कोई खा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आंवला इज द बेस्ट रसायन। मैंने जो आपको पंचकर्मा की बात कही ना, उसमें एक बात छूट गई कि पंचकर्म में जो हम शरीर शुद्धि जो करते हैं उसके बाद शरीर को रेजुविनेट करना है। रेजुविनेट करना है मतलब री एनर्जाइज जो करना है, उसके लिए हम रसायन थेरेपी देते हैं। और आंवला जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट रसायन। आप खा सकते हो, लेकिन आपको कैसा खाना है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि मतलब मैंने देखे कि हम रोज आंवला जूस लेते हैं मैडम, फिर भी हमारी इम्यूनिटी तो नहीं बढ़ रही, तो आंवला कैसे काम कर रहा है? मुझे एक बात बताओ, जो जूस होता है वो प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है? आप मार्केट से जो जूस लाते हो
है ना? नहीं मैम, नेचुरल आया सो क्या? नेचुरल घर में आंवला ला के जूस बनाए वो। बिल्कुल बिल्कुल वो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें और एक दिक्कत है कि आंवला जो खाना है उसके साथ आपको आपके दोषों के हिसाब से उस एक तो उसको शक्कर के साथ खाओ, या फिर मिरे मरीच जो होता है, मिरे ब्लैक पेपर, उसकी पूरी डाल के खाओ। मतलब दोष जो है वो बैलेंस रहेंगे, क्योंकि वो मीठा भी होता है और कसीला भी होता है। कसीला होने की वजह से वो वात प्रकृति को कम चलता है। पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के लिए वो ओके है, मतलब आप खा सकते हो। और दूसरा एक है कि अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपको शुगर की दिक्कत है, आपके लिपिड प्रोफाइल बढ़े हुए हैं, तो आप कुछ दिनों तक आंवला ले सकते हैं। लेकिन मैं खुद रिकमेंड करती हूँ कि बहुत बार ना लोग क्या करते हैं कि ये मार्केट से लेके स्वरस लेके आते हैं, आंवला कैंडी के फॉर्म में खाते हैं। अगर आंवला आप कैंडी के फॉर्म में जब खाते हो तो उसमें काफी हद तक शुगर रहती है, यस। तो वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करेगा। अगर आप आंवला सुपारी के फॉर्म में खाते हो, बाहर की खरीदी हुई बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें काफी सॉल्ट रहता है ना, तो वो भी दिक्कत करेगी। तो हर एक रस हमें बैलेंस्ड स्टेज में खाना है, और जितना हो सके अगर आप घर में बना के खाते हो ना, तो उसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे। यस, थैंक यू मैम। ओके। जय मैम। हाँ बोलिए। दीदी आपने अभी बोला था नहीं कि वात प्रकृति वाले आंवला नहीं खा सकते, तो मुझे रेमेटॉइड आर्थराइटिस मैं नहीं ले सकती हूँ क्या? आपकी उम्र कितनी है मैम? 57। 57? हम्म। ओके। तो ऐसा है कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस आपको है, तो आंवला दिक्कत करेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन आंवला जो खाना है, फिर ऐसे वक्त आपको सेंधा मिर्च जो होता है, सेंधा नमक जो होता है, उसके साथ अगर आप खाते हो, हाँ। प्लेन आंवला नहीं लेना है। सेंधा नमक और जो हरी तकी होता है, हिरजा होता है, उसके चूरन के साथ अगर लेते हो तो आपको उससे ज्यादा आराम करेगा। मतलब क्या लिखा? ओनली आंवला लेने से। हरी तकी। हाँ, हिरडा जो बोलते हैं ना, हरी तकी चूर्ण आता है मार्केट में, तो आंवला हरी तकी विद सेंधा, सेंधा अच्छा। नमक जो आता है, और उसके साथ अगर ये पेशेंट ले ले तो ज्यादा अच्छा काम करेगा ओनली आंवला लेने से कंपैरिजन में। ओके आंटी, अभी एक पंचकर्मा अभी मेरी एज वालों को कितने साल में कितनी बार कराना? मैम हम बस्ती ये जो पंचकर्मा है ना, वो बिल्कुल जन्म से लेके 80-90 की उम्र तक भी हम कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट पंचकर्मा जो वात प्रकृति में हम कर सकते हैं। आम वात हो, गठिया हो, वातरक्त हो, किसी भी स्टेज एक्चुअली में हम कर आम क्या सकते हैं। होता है? आम क्या आम होता है? इज द, हाँ, आम जो है ना, इट इज टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब कैसे, एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे आपने चूल्हे में ईंधन डाल दिया, चूल्हे में आपने जो लकड़ियां होते हैं वो जलाने के लिए रख दी, बराबर है। हम्म। और जलाने के बाद अगर वो बीच में ही बुझ जाती है तो क्या होगा? आधी आधी लकड़ी जलेगी, आधी ऐसे आधी ही रहेगी। लकड़ियां रहेंगी जो कोई कोयले के फॉर्म में, वो कोयला भी नहीं रहेगा, क्योंकि कोयला अगर हम बर्न करते हैं तो उसमें भी आग नहीं, मतलब हम ये होता है, क्या बोलते हैं, वो इग्नाइट होता है। तो वो जो आधा आधा ईंधन वैसे ही पड़ा है, वो है आम। मतलब जब आप बॉडी में कुछ खाते हो, खाने के बाद अगर वो पूरा आपका अग्नि नॉर्मल नहीं है, अग्नि मतलब आपका डाइजेस्टिव फायर अगर नॉर्मल नहीं नहीं है, लगता और है, आपने हाँ। खाया हुआ जो भी मटी मतलब ईंधन ईंधन बोले, या तो फिर जो भी खाया हुआ आहार है, उससे जो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, और वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होने के बाद जो टॉक्सिन्स बॉडी में रह जाते हैं, वो बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। अब होता ऐसे है कि वो सर्कुलेट होते हैं, तो ये हो गया आपके खाने से रिलेटेड इश्यू। उसके साथ अगर ये आम तो बन रहा है, लेकिन उसके साथ अब अगर आपने वात प्रकोप करने वाले हेतु साथ में कर लिए, जैसे आप रात्र में जागरण कर रहे हो, दिन में सो रहे हो, पित्त बढ़ाने वाली बहुत तीखी तीखी चीजें खा रहे हो, बहुत गुस्सा कर रहे हो, चिड़चिड़ापन ज्यादा है, तो वो सब हेतु के हिसाब से कभी वात बढ़ जाता है, कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी कफ बढ़ जाता है। तो ये जो सामता है, मतलब ये जो आम बन रहा है, वो दोषों के साथ मिलके साम वायु, साम पित्त, साम कफ ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है, और उस हिसाब से वो डिसीज को ओरिजिन करता है। और आयुर्वेदा में तो बताया गया है कि आम फॉर्म होना ही हर व्याधि का मूल कारण है, फिर वो वात के साथ हो, पित्त के साथ हो, या फिर कफ के साथ हो। इसलिए हम जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो हम सबसे पहले आमपाचन की ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और इसका सबसे पहला रीजन जो है, जो लक्षण है, वो है स्टिफनेस। आपके बॉडी में काफी हेवीपन आ जाता है। अब बैठे हो तो आपको लगता है कि मैं सो हाँ जाऊं, ऐसे लगता है। उठने का मन हाँ। नहीं करेगा।
हेवीनेस बहुत ज्यादा रहेगा, सुबह उठोगे तो सब बॉडी में स्टिफनेस होने लगेगा, है ना, ये सब उसके आम के लक्षण है। ठीक है, थैंक यू मैम। अश्विनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वेलकम। सुंदर आपने जानकारी दी। अभी मैं मराठी में पूछती हूँ, मुझे में हिंदी का थोडी सी दिक्कत आहे. तर मॅम हाँ आता माझी मुलगी आहे, तिला ऍसिडिटीचा खूप त्रास होतो, झोपायची वेळ वेगळी आहे, उठायची वेळ आता तुम्ही म्हणता तसं आहे. आणि कधी कधी मलाही ऍसिडिटी एक टेंडेन्सी म्हणजे जे आजोबापासून आहे ते अनुवंशिक म्हणतात तसं असतं का पित्ताचं. आणि बहुतेक आहे तसं, कारण आईलाही होतं, मलाही होतं, आता माझ्या मुलीलाही होतंय. मग अशा वेळेला घरगुती उपाय आम्ही काय करू शकतो की तुरंत असं. आणि काही काय म्हणतात की दुधामधून सोडा घ्या की त्याच्याने कमी होतं, मग हे उपाय चांगला आहे का? ऍक्च्युली मॅडम, म्हणजे मी एक सजेस्ट करते, मराठीत बोलू नाही, हिंदीतच मला हिंदीत वाटतं. सगळ्यांना समजेल. तुम्ही ओके, हिंदीत बोला. ओके, चालेल चालेल. तुम्ही अमरावतीचे आहात का? नहीं, नाही, मी पुणे पुण्यातली आहे. पुणे. ओके. ऍक्च्युली क्या है ना कि आता हे अपन जो ऑनलाइन मोड में मीन्स हम अभी जो ऑनलाइन मोड में बात कर रहे हैं ना, तो इससे प्रकृति असेसमेंट मैं तो नहीं कर पाऊंगी। प्रकृति असेसमेंट के लिए काफी लगता है, मतलब ऑब्जर्वेशन लगता है, पेशेंट का निरीक्षण करके बताना पड़ता है। लेकिन जो बात आपने की है कि जो फैमिली जनरेशन टू जनरेशन आगे आने वाली, तो वो है, क्योंकि जब आयुर्वेदानुसार कोई भी ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई भी फिटस की या फिर गर्भ की जब प्रकृति तैयार होती है, तो उस वक्त उसके मदर और फादर के तरफ से आने वाले जो कैरेक्टर है वो उसमें आ जाते हैं, वो तो हमें पता है। बरोबर. ठीक है, तो वो जो जेनेटिक इश्यू उसमें आता है, लेकिन जब मैं एक्चुअली गर्भ संस्कार और प्रिकंसेप्शनल पंचकर्मा पे ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरा फोकस यही है, जैसे आपको पता है कि हमारे पापा को ये था, हमारे पापा के पापा को वो था, मम्मी को ये है, मम्मी की तरफ उनको ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसके जो माइक्रोजेनेटिक्स इश्यू है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब आगे आने की उसमें ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे वक्त पहली बात तो ये है कि आप, अगर आपके घर में ऐसा कुछ है, तो आगे के जनरेशन में भी होल्ड कर सकते हो। अभी जो हाइपर एसिडिटी है तो वो टोटली जेनेटिक है ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ बहुत चीजें ऐसे हैं कि जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मेंटल इश्यूज हो गए। अगर आपके घर में कोई सिजोफ्रेनिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर का पेशेंट है, ऐसे वक्त आप क्या कर सकते हो, तो वो लड़की, आपके फैमिली की लड़की या लड़का आगे जाके जब प्रोजनी डेवलप करने वाला है, मतलब आगे जाके उनकी अगर कोई संतान आने वाली है, तो सबसे पहले तो आई विल रिकमेंड कि उन्होंने प्री कंसेप्शनल पंचकर्म करना चाहिए, मतलब बॉडी की बीज शुद्धि जो है वो करनी चाहिए, मतलब उस लेवल पे हम वो अरेस्ट कर सकते हैं जो दिक्कत आगे जाने वाली है। दूसरी चीज है, अगर वो नहीं हो रहा है, जैसे आपने कहा कि हमारे फैमिली में है और मुझे अभी है, तो दूसरी चीज ये है कि आपकी अभी उम्र कितनी है? मेरी 57? नाही 57? 61. 61, ओके। तो ये जो 61 की एज है, उस वक्त पित्त की जो दिक्कतें आती है, एक तो आपका खान पान आप ठीक करिए, आपको नींद कैसी है वो आप चेक करिए, क्योंकि पित्त बढ़ने के लिए काफी हद तक आपकी नींद और खाना ये उसमें इम्पोर्टेंट है। दूसरा, खाना तो अच्छी तरह से लेती हूँ मैं जैन हूँ, इसीलिए कंदमूल नहीं, रात्रि भोजन का त्याग, बाहर का कुछ नहीं, ऐसे मेरा हाँ, जीवन. पत्ते वाली लीफी वेजिटेबल्स जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ज्यादातर फल वाली जो वेजिटेबल्स है, फल भाजिया जो बोलते हैं, उसको हम लेना चाहिए। दूसरा ये है कि फिर भी अगर ये हो रहा है, तो जो नॉर्मली पित्त अगर बढ़ता है, तो सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है हमें। सुबह उठने के बाद एक तो आप आंवला कैंडी आप ले सकते हो, यहाँ पे आप आंवला सुपारी नहीं ले सकते, क्योंकि आंवला सुपारी में मीठ होता है, तो मीठ मतलब नमक जो होता है वो आपको एसिडिटी बढ़ाएगा। ऐसे वक्त आप सुबह उठने के बाद, जैसे आगरा का पेठा जो है, ज्यादा रिगर्जिटेशन हो रहा है, पित्त बहुत मुंह में आ रहा है, तो आप एक तो आंवला कैंडी मीठी वाली, या तो फिर आप जो आगरे का पेठा होता है वो आप खा सकते हो। रात को सोते वक्त आप काला मनुक्का जो होता है वो आप खा सकते हो। सुबह, मतलब रात को भिगो के सुबह उठने के बाद आप काला मनुक्का खा सकते हो। काला काय आहे मनुक्का, काला मनुका? प्रत्येक सीझनला चालतं का काळा मनुका? नाही, ते पेशंट नुसार आहे मॅडम, म्हणजे आता जसं प्रत्येक सीझनला तो चालतो, कारण त्यातले साईड इफेक्ट काहीच नाही आहे। विषय काय है, जर तुम्हें डायबिटिक है, मीन्स इफ यू आर डायबिटिक, आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा होती है, तो आपने वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपका शुगर कंट्रोल है, आपका वेट कंट्रोल है, वेट भी एक मैटर करता है पित्त बढ़ाने के लिए, तो वेट अगर ज्यादा है तो उसको आप वेट को मैनेज करो। खाने में अगर देखा जाए तो आप काला मनुक्का रात को भिगो के सुबह खा सकते हो। उसके साथ आप जीरा पाउडर जो है वो मनुक्का का अगर आप काढ़ा बना के लेते हो, तो उसमें थोड़ा सा
जीरा पाउडर, एक आध इलायची, ऐसे डाल के वो घर की जो चीजें हैं उससे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आपके खाने की जो टाइमिंग है वो रेगुलेट करिए। ब्रेकफास्ट आपको 8:30 से 9 बजे भूख लगती है तो उसी टाइमिंग में लो। लंच आपका जो है वो 1 बजे, 12:30 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 2 ये जो टाइमिंग होता है वो पित्त का काल होता है। तो 10 से 2 के बीच में हम अगर 2 बजे खाना खाने लगते हैं तो वो 100% आपको एसिडिटी करेगा। अब वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वैसे पित्त एक्युमुलेट होता है, तो आपको सब चीजें जो पित्त बढ़ाने वाली है, शिमला मिर्च की सब्जी अगर खाओगे तो आपको दिक्कत होगी। तूर दाल जो है उससे पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है। ब्रिंजल्स मतलब जो अपने का बैंगन जो होते हैं उससे पित्त बढ़ता है। जिस दिन आपने सुबह बैंगन की सब्जी खा ली, आप समझ लो कि शाम को आपको पित्त की दिक्कत होने वाली है। तो ऐसी चीजें आपको अवॉइड करना है। और जब आपको लगे हमारा डाइजेशन हैम्पर हो रहा है, उस वक्त सिंपल मूंग की खिचड़ी, जिसको गुरुएल बोलते हैं, राइस गुरुएल, मतलब पतली पतली 1:8, मतलब एक भाग अगर आप राइस ले रहे हो तो उसमें 8 टाइम्स, 8 पट उसमें पानी डाल के, ऐसी पतली जो छोटे बच्चों को खिलाते हैं ऐसी खिचड़ी, घी डाल के, गाय का घी स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, वो आप ले सकते हो। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ओम धन्यवाद अश्विनी जी। हो माता। जय जिनेन्द्र। एक बात पूछनी थी, जैसे एक तो बात चलती है पंचकर्म, और हम्म दूसरी होती है कि जैसे क्रोनिक कब्जियत होती है तो घरेलू उपचार। तो हम्म। घरेलू उपचार अपना कितना है या क्या काम कर सकता है, कैसे करता है, क्या चाहिए उसमें? सर, घरेलू उपचार जो है वो काम नहीं करता है ऐसे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको घरेलू उपचार से कंट्रोल करना, ये पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कब्ज की अगर बात करें तो मैंने अभी 2 मिनट पहले एक शीला मैम हमारे हैं जो प्रिंसिपल रह चुकी है अमरावती में एक कॉलेज में, उनकी बात की है तो उनको 4 से 5 साल से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, और उन्होंने पंचकर्मा भी किया। लेकिन हुआ ऐसे कि उनके जो कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण जो था, क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो एक्चुअल अगर ध्यान में आ जाता किसी के, तो इतने 4 साल उनको ट्रीटमेंट के लिए नहीं लगते। वो अभी जून महीना चल रहा है, उन्होंने फेब महीने में मेरे तरफ वो आए थे। मैंने सिंपल उनको कुछ भी नहीं, पहले तो उनको मैंने ऑयल का बस्ती दिया, क्योंकि मुझे ध्यान में आ गया पेशेंट को जो दिक्कत थी। पहले मेरे पास जब आए तो उनको था कि पेट में काफी फुलापन रहता है, और पेट भी साफ होता नहीं, 2-2 दिन पेट साफ होता नहीं, और जब भी साफ होता है तो कड़क स्टूल आ जाते हैं। अब कड़क स्टूल आ जाते हैं तो पेशेंट को फिर से पाइल्स, फिशर, मूलव्याध जिसे हम बोलते हैं, उसकी दिक्कत होने लगती है। और पेशेंट ऑलरेडी पंचकर्मा पे इतना खर्चा कर चुकी थी कि मुझे उसको पंचकर्मा बोलने के लिए अभी मतलब ये भी नहीं था कि मैम पंचकर्मा करो। वो इतना खर्च करके मेरे पास आई थी, तो मैंने सिर्फ उनको कहा कि मैडम ठीक है, हम पंचकर्मा में स्नेहन स्वेदन जो होता है वो नहीं करेंगे, सिर्फ आप ओरली ले सकते हो क्या? तो बोले मैम अभी मुझे ओरली लेने की भी हिम्मत नहीं है। तो मैंने सिर्फ उनको ऑयल का बस्ती दिया। ऑयल का बस्ती मतलब जो हम अनुवासन बस्ती बोलते हैं, सिंपली 8 दिन मैंने कंटिन्यूस उनको अनुवासन बस्ती दिया। उनकी ल्यूमेन का जो ड्राइनेस था वो कम हो चुका था, स्टूल सॉफ्ट आने लगे थे। उसके बाद मैंने पेशेंट को सिर्फ, अभी भी पेशेंट ले रही है, एक घी था, वो घी उनको मैंने चालू कर दिया सुबह शाम। तो आपकी उम्र के हिसाब से आपकी जो दिक्कत है, अगर वात ज्यादा बड़ा है तो वो ट्रीटमेंट आपको घी और तेल से ही रिलीफ देगा। आप बहुत बार क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन है, आप जैसे काउंटर मेडिसिन हो गया, कायम चूर्ण हो गया, बहुत लोगों को त्रिफला चूर्ण पता है, बहुत लोगों को हरितकी चूर्ण पता है, चूर्ण आप घर में लेके आते हो और वैसे ही लेते हो। बहुत बार लोग गर्म पानी के साथ ले लेते हैं। तो ऐसा हर मेडिसिन का अनुपान अलग होता है। जैसे मैंने अभी एक मैम है, उनको पित्त की दिक्कत है, अगर वही पित्त की दिक्कत कॉन्स्टिपेशन के साथ उनको है तो मैंने उनको अभिपत्ति का चूर्ण मनुक्का काट के साथ लेने के लिए बोल देते थे। अगर वही दिक्कत आपको वात के बाकी मतलब ड्राइनेस की वजह से है, ब्लोटिंग वगैरह है, वात की प्रकृति है, तो मैं वही चूर्ण आपको बोलूंगी कि सर घी के साथ लो। मतलब हर अनुपान के साथ उसके रिजल्ट्स बदलते हैं। अभी जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप सिंपल गाय का घी रात को आधे कप दूध में और सुबह खाने में इतना भी चालू कर दो तो काफी हद तक उसमें रिलीफ आने लगेगा। घी का इनटेक बढ़ाना है। लेकिन होता क्या है कि अभी हमें पता है कि नहीं, घी से फैट बढ़ जाता है, लिपिड बढ़ जाता है। घी कब बढ़ता है? जब वो एडल्टरेटेड हो, वो गाय का ना हो, वो आपको भैंस का घी लेना नहीं है, आपको गाय का ही घी लेना है। और उससे भी बेटर अगर अगर आप पंचगव्य लेते हो, अगर जैसे मैं बोल दूं कि इंदुकांत घृत मैं बहुत ज्यादा इसमें यूज करती हूँ, तो इंदुकांत घृत 2-2 चमचे सुबह शाम आधे कप गर्म पानी में, या तो फिर आधे कप गाय के दूध में अगर आप लेते हो तो भी आपको इसमें रिलीफ हो सकता है। और अगर ये काफी दिनों की कॉन्स्टिपेशन की आपको दिक्कत है तो मैं बोलूंगी कि अभी वर्षा ऋतु आया है, आप जहाँ पे भी रहते हो, पास में जहाँ पे भी सेंटर हो, आप
साल में एक बार बस्ती चिकित्सा करवा लीजिए, मतलब उसके आने वाले कॉम्प्लिकेशंस आप वैसे होल्ड कर दोगे और एक दो सेटिंग के बाद आपको काफी रिलीफ होने लगेगा। जैसे अपन नीम की पत्ती चबाते हैं सुबह या अलसी खाते हैं तो मुंह में वो चांदले यानी चाले हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ है? सर मुंह में छालों को भी जो है उसका रीजन अलग है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुंह में छाले हो रहे हैं तो नीम के पत्ते से उसमें रिलीफ नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, जब तक आपकी गट हेल्थ बोलते हैं उसको, गट हेल्थ नॉर्मल नहीं होगी, तब तक वहां पे लोकल नीम का पत्ता भी काम नहीं करेगा। तो कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उस हिसाब से आप उसको ट्रीट करना पड़ता है, तो मुंह के छाले ठीक होने लगेंगे। बहुत बार क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन है या तो फिर किसी को पेट साफ मतलब बार बार लैट्रिन आती है, ऐसे वक्त जो आपकी ल्यूमेन है, मतलब उसके अंदर जो B12 फोलिक एसिड, ये जो एब्सॉर्प्शन है ना, वो कम हो जाता है। तो उसका उस कारण की वजह से भी मुंह में छाले आने लगते हैं। तो पहले तो कारण क्या है वो आपको निकालना बहुत जरूरी है घर में ट्रीटमेंट लेने से बेटर, क्योंकि ये जो मुंह के छाले काफी क्रोनिक हो जाते हैं ना, तो वो एट्रोफी करते हैं और दिक्कतें बढ़ने लगती है। और नीम जो होता है वो वात को बढ़ाता है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, यंग एज पेशेंट था। उसकी हिस्ट्री थी सर, वो वीकली 4 बार करेले की सब्जी खाता था। करेला, नीम, इसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये वात को बढ़ाती है। उस पेशेंट में इतना सीवियर हेयर फॉल था, जब मैंने हिस्ट्री ली उसकी करेले की सब्जी वीकली 4 बार खाना, ये उसके हिस्ट्री में था। मतलब वो नेचुरली वात को प्रकोप करने वाले जो डाइट है वो ले रहा था, उसको होल्ड कर दिया, बाकी ट्रीटमेंट मैंने कर ली, उसका पित्त वात नॉर्मल कर लिया, इसमें रिजल्ट आ गए। वैसे ये मुंह के छालों की बात है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप पेट साफ करते ही उसको रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपको ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट में टिक नहीं रहा, जिसको हम ग्रहणी IBS बोलते हैं, वो भी कॉमन प्रॉब्लम है, तो वो ट्रीट करने से B12 की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो उससे जी ठीक होगा। और डांगे वो भी सर, नहीं है, अगर पित्त की दिक्कत ज्यादा है तो पित्त बाहर पड़ते ही आपके जो छाले है वो करेक्ट होने लगेंगे। मैं यूजुअली मैडम लघु सूचक और जहरमुरा पीती हूँ, जिससे काफी अच्छे से जल्दी रिलीफ हो जाता है। हो धन्यवाद। गया हम समय वो हमारा संपन्न हो रहा है डांगे सर। यस यस यस। तो मैं शुरुआत में डॉक्टर अश्विनी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा त्रिवेणी संगम की ओर से, और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली बजा के उनका हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर सेशन, टू दी पॉइंट, और बहुत कुछ उन्होंने आज आज हमारे जीवन के लिए जो उपयुक्त है स्वास्थ्य पूर्ण पंचकर्म के बारे में माहिती दी है। डॉक्टर अश्विनी, अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कल अगर समय है तो इसमें का कुछ पार्ट अगर आप कंटिन्यू, काफी आपको भाई समय है। लोगों के जिज्ञासा सर अभी भी एक्चुअली पेंडिंग है। हाँ हाँ, जिज्ञासा मैं देख रहा हूँ हैंड राइज अभी भी बहुत समय हमारा संपन्न हो चुका है। बराबर है। सर पंच एक्चुअली पंचकर्म के बारे में हमने जाना आज, तो इसके अलावा आयुर्वेद में और भी बहुत सी बातें हैं जो जाननी बहुत है समझनी बहुत है। जरूरी होती है। तो शुद्धि आप क्रिया कंटिन्यू या कर सकते, एनिमा। आप दीजिए, मुझे पता है। सर एक्चुअली डॉक्टर मेरा ये अश्विनी, कहना था, हाँ 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 एक मिनट। तो जैसे ये बहुत वास्ट टॉपिक हाँ, है ना, तो हम, अगर आप मतलब सब अगर चाहते हैं तो हम एक एक टॉपिक लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जी अभी अभी रिसेंट एक क्वेश्चन आया यूरिक एसिड से रिलेटेड, है हम्म। ना, तो हम वो एक यूरिक एसिड, एक गठिया, ऐसे इस पे बात अगर करने जाए तो एक जी एक जी घंटा जी कम है। जी तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि इफ मतलब मैं कुछ डिलीवर करूं आप सुनते रहे, इससे बेटर है कि हम डिस्कशन जैसे अभी हो रहा है, एक एक बिल्कुल क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल। तो वो, हाँ, तो वो हम कल उस पे बात कर सकते यस हैं। यस। और उससे परे अगर किसी को ओम लग रहा है कि अरहम हाँ इसी ओम टॉपिक पे अरहम। हमें चाहिए, तो आप मुझे टॉपिक बताइए, उस टॉपिक के हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। नहीं, कल हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं अपने अपने टॉपिक्स निकाल के रखिए, जो भी समस्या है वो निकाल के रखिए, चैट बॉक्स में भी डालिए, आपके ज्वाइन होते बराबर, और ओरली पूछ सकते हैं, वो बहुत दैट विल बी बेटर। तो हाँ या तो भी सर, अगर वो उनके सबके क्वेरीज लिख के आप मुझे भेज भी यस देते हैं तो मैं यस फिर वो यस पॉइंट वाइज आप यस, मतलब आप डिस्कशन में ग्रुप पे ले डाल लेंगे। सकते हैं, ग्रुप पे या मुझे डाल सकते हैं, तो निश्चित रूप से मैं अश्विनी जी को फॉरवर्ड कर दूंगा, और कुछ रहे तो हम समय पे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके सर। चलो सर ओके। एक दिक्कत बस ये है कि कल से मेरे बच्चों की स्कूल चालू हो रही है, तो हाँ, मैं 7:15 के बाद नहीं कर पाऊंगी, मतलब ये सवा 7:15 बजे तक, ओके, है नो ना, हमें प्रॉब्लम। वो 7 o'clock तक अगर ओम अरहम ओम अरहम। हाँ, चलेगा ना, चलेगा वाइंड अप चलेगा। करे डांगे तो सर, बेटर है। अभी ओके ओके, समापन की ओर चले, आज का सेशन हम यही एंड करें। यस सर, यस यस, ओके ओके। ओम अरहम। ओम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए,
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, डॉक्टर अश्विनी और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 रोज। घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम हर ओम, ओम शांति। चलिए, गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।